दिल्ली शहर की पुरानी और भीड़भाड़ वाली गलियों में एक सदियों पुराना हॉस्टल था। यह अपने आप में एक अलग दुनिया थी, जहाँ हर साल देश के कोने-कोने से छात्र अपने सपनों को पूरा करने आते थे। लेकिन इस बार हॉस्टल में कुछ ऐसा होने वाला था, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है 20 वर्षीय प्रिया से, जो एक छोटे से शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने दिल्ली आई थी। वह थोड़ी संकोची स्वभाव की थी और नई जगह पर घुलने मिलने में उसे वक्त लगता था। उसे हॉस्टल के तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 303 में जगह मिली थी। यह कमरा कोठरी जैसी थी, जिसमें एक पुरानी लकड़ी की मेज, एक टूटी हुई अलमारी और एक जर्जर चारपाई थी। कमरे की खिड़की से बाहर देखने पर हॉस्टल के पीछे लगा पुराना सूखा बरगद का पेड़ दिखाई देता था, जिसकी टहनियाँ हवा में एक अजीब सी सरसराहट पैदा करती थी। प्रिया के साथ रूम शेयर करने वाली थी कविता, जो हमेशा खुशमिजाज रहती थी और पल भर में लोगों से दोस्ती कर लेती थी। कविता ने प्रिया को हॉस्टल के बारे में बताया। देखो प्रिया, ये हॉस्टल बहुत पुराना है और लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं, लेकिन तुम इन बातों पर ध्यान मत देना। प्रिया ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी जरूर थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, दिन भर की क्लास और रात में दोस्तों के साथ गपशप, यह उनका रोज का काम था। लेकिन धीरे धीरे प्रिया को कमरे में कुछ असामान्य चीज़ें महसूस होने लगी। रात के अंधेरे में जब पूरी हॉस्टल सो जाती थी, तो उसे कभी कमरे के कोने से फुसफुसाने की आवाज़ आती, तो कभी अलमारी के दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते। प्रिया को लगता था कि यह उसका सिर्फ वहम है, थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। एक रात लगभग 2 बजे होंगे, प्रिया की नींद अचानक खुल गई। उसे कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जबकि खिड़की बंद थी। उसने आंखें खोली तो देखा कि कविता अपनी चारपाई पर गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसने अलमारी की तरफ देखा। अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और उसमें से एक काली साया धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। प्रिया की सांसें अटक गई, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। वह साया धीरे धीरे प्रिया की चारपाई की तरफ बढ़ने लगी। वह एक धुंधली सी औरत की आकृति थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें अंदर धसी हुई थी। प्रिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और जब उसने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली तो वह आकृति गायब हो चुकी थी। अगले दिन सुबह प्रिया ने यह बात कविता को बताई। कविता ने पहले तो उसे दिलासा दिया, लेकिन जब प्रिया ने अपनी डर भरी रात का विस्तार से वर्णन किया तो कविता के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई। कविता ने कहा, प्रिया तू शायद सही कह रही है। कुछ दिन पहले मैंने भी कुछ अजीब सा महसूस किया, लेकिन मुझे लगा यह मेरा वहम है। दोनों ने मिलकर हॉस्टल के पुराने चौकीदार रामू काका से बात करने का फैसला किया। रामू काका कई सालों से हॉस्टल में काम कर रहे थे और हॉस्टल के बारे में बहुत कुछ जानते थे। जब प्रिया और कविता ने कमरा नंबर 303 के बारे में बताया तो रामू काका के चेहरे पर डर साफ दिखाई दिया। उन्होंने बताया, बेटी तुम जिस कमरे में रह रही हो वह कमरा शुभ नहीं है। सालों पहले उसी कमरे में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम जास्मिन था। वह एक होनहार छात्र थी, लेकिन एक रात अचानक उसकी मौत हो गई थी। कोई नहीं जानता कि उसकी मौत कैसे हुई। कुछ लोग कहते हैं कि वह आत्महत्या थी, लेकिन कुछ लोग का मानना है कि उसे किसी ने मारा था। उसकी आत्मा आज भी उसी कमरे में भटकती है। यह सुनकर कविता और प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्होंने हॉस्टल के वार्डन से कमरा बदलने की बात की,
लेकिन हॉस्टल भरा हुआ था, कोई और कमरा खाली नहीं था। उन्हें उसी कमरे में रहना पड़ रहा था। अगले कुछ दिनों में भूतिया घटनाएं और बढ़ गई। रात में जास्मीन की फुसफुसाहटें साफ सुनाई देने लगी। कभी कभी प्रिया को लगता था कि कोई उसके कानों में कुछ कह रहा है, लेकिन आवाज़ इतनी धीमे होती कि वह समझ नहीं पाती। एक रात प्रिया पढ़ाई कर रही थी जब उसने देखा कि मेज पर रखी किताब अपने आप पलट रही थी। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली। डर और तनाव का माहौल इतना बढ़ गया कि प्रिया और कविता ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जास्मीन की आत्मा शायद उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी। जिस रात उन्होंने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया, उस रात सबसे भयानक घटना हुई। आधी रात को जब दोनों सो रही थी, कमरे का दरवाज़ा तेजी से खुला और बंद हुआ। कमरे में बहुत ठंडी हवा भर गई और प्रिया ने महसूस किया कि कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि जास्मीन की वही धुंधली आकृति उसके चारपाई के पास खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। जास्मीन के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। प्रिया चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में फंस गई थी। वह हिल भी नहीं पा रही थी। जास्मीन की आकृति धीरे धीरे प्रिया के करीब आने लगी और प्रिया ने महसूस किया कि उसका दम घुट रहा था। तभी कविता की आंखें खुल गई। उसने देखा कि प्रिया तड़प रही है और कोई अदृश्य शक्ति उसे दबा रही है। कविता ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीख मारी, छोड़ दो उसे, दूर हटो। कविता की चीख सुनकर जास्मीन की आकृति एक पल के लिए रुक गई। शायद कविता की ऊर्जा और निडरता ने उसे विचलित कर दिया था। जास्मीन की आकृति धीरे धीरे पीछे हटने लगी और फिर अचानक गायब हो गई, जैसे वह हवा में विलीन हो गई हो। प्रिया हाँफते हुए उठी। कविता ने उसे संभाला और दोनों पूरी तरह से डर चुकी थी। उन्होंने तुरंत अपना सामान पैक किया और उस रात ही हॉस्टल से निकल गई। वह किसी भी हालात में उस कमरे में और नहीं रुक सकती थी। हॉस्टल के बारे में आज भी कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन कमरा नंबर 303 आज भी खाली रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि जास्मीन की आत्मा आज भी उसी कमरे में भटकती है और जो भी उसमें ठहरता है उसको एहसास जरूर होता है। प्रिया और कविता ने दिल्ली छोड़ दिया, लेकिन उस रात का खौफ उनके मन में आज भी बसा है।